नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। और बिहार की बाजी शुरू हो चुकी है और मतगणना भी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे रुझान भी आ रहे हैं, तो रुझान से आपको रूबरू करा देते हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे हो चुके हैं। तो वहीं राघोपुर की बात करें तो तेजस्वी प्रताप यहां से आगे चल रहे हैं। कुल रुझान की बात करें तो एनडीए को अब तक 91 सीटें मिलती नजर आ रही है और महागठबंधन के खाते में 82 सीटें जा रही है। तो देखिए, महुआ से तेज प्रताप यादव लीड लेते फिलहाल दिखाई देने लगे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। डिप्टी सीएम बिहार के और डिप्टी सीएम रहते पहला विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं शुरुआती रुझानों के, एनडीए जिसने शतक लगा लिया था वो 91 पर आ गया है और महागठबंधन 82 सीटों पर लीड लेती फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। तो टक्कर दोनों के बीच में ही कड़ी दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में फिलहाल 5 सीटें जाती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन बिहार का ये विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो चला है। 20 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार क्या 10वीं बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं, या इस बार बिहार को कोई नया और युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जो तेजस्वी यादव हो सकते हैं, जिनके चेहरे पर महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला देखिए, काफी माथापच्ची एनडीए को, हालांकि एनडीए और उसके बाद महागठबंधन की खासतौर पर बात करें तो उनको करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है बिहार में? क्या नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है? अगर सीटों का हेरफेर हुआ, कोई उठापटक हुई, तो क्या वो बीजेपी के साथ ही मिलकर मैदान में उतरने वाले हैं? तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। तो देखिए, मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है। बाहर आपको ठंड का एहसास हो रहा होगा, लेकिन बिहार में राजनीति का टेम्परेचर हाई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईवीएम में रुझान सामने आ रहे हैं, तमाम नेताओं की धड़कनें तेज है, क्योंकि ये चुनाव आर या पार का है। आर या पार का इसीलिए क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कई सारे राजनेताओं का भविष्य। यहां तक कि बिहार का क्या भविष्य होगा आने वाले साल में, ये भी ये चुनाव तय करेगा। तो सांसें थम चुकी है, लेकिन उम्मीदें जगी है। 243 सीटों की ये जंग है और हर सीट की कहानी अलग है। तो देखिए, 243 विधानसभा सीटें, 122 काफी है सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो 122 का तेजस्वी का आंकड़ा या वो जो जादुई आंकड़ा है वो कौन छू पाएगा? कौन होगा जो वहां तक पहुंचेगा? तेज प्रताप पीछे हो गए। फिर से तेज प्रताप के बारे में अपडेट आपको दे दें। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। अपनी नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे इस बार आरजेडी के उम्मीदवार को? इस पर भी नजरें बनाकर रखिएगा, लेकिन फिलहाल वो पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। तो मिनट टू मिनट रुझान बदल रहे हैं और जैसे जैसे रुझान बदल रहे हैं वैसे वैसे सबसे पहले अपडेट आपको अपने चैनल बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे, हालांकि ये तो रुझान है, रुझान आते रहेंगे, धड़कनें बढ़ती जाएगी और सस्पेंस भी बरकरार रहता जाएगा। लेकिन इसी बीच सवाल यही कि इस बार बिहार की सत्ता में कौन लौटेगा? क्या एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखेगी या महागठबंधन पूरा खेला बदलेगा? ये देखने वाली बात है। और जया, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि तीसरा मोर्चा इस बार क्या खेल करता है। जनसुराज पार्टी की बात करें या तीसरे मोर्चे की बात करें तो क्या रुख रहता है? जी जया। बिल्कुल अस्मिता, और ये बात सही है। जनसुराज पार्टी क्या प्रशांत किशोर इस बार कमाल दिखा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात अस्मिता यह है, देखिए, अगर वो तीसरे दल के रूप में सामने आ रहे हैं तो वो किसका खेल बिगाड़ेंगे? वो किसके वोट में सेंध लगाने वाले हैं? प्रशांत किशोर, जिसे रणनीतिकार के तौर पर ही जाना जाता रहा, लेकिन इस बार जब उन्होंने अपना नया दल बनाया, मैदान में पूरी सीटों पर जब अपने प्रत्याशियों को उतारा, तो उनके प्रत्याशी किस राजनीतिक दल का, किस खिलाड़ी का खेल बिगाड़ सकते हैं? या फिर ये कहें कि नीतीश कुमार, जिसने पूरे जोश और खरोश के साथ जीत का दम भरा है, तेजस्वी यादव जो ये कहते हैं कि 18 नवंबर को हम शपथ लेने वाले हैं, ये दावा करते हैं तेजस्वी यादव कि हम शपथ लेंगे 18 नवंबर को। देखिए, एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे। महिलाओं और ओबीसी का समर्थन एनडीए को मिलने की संभावना हालांकि एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स अस्मिता कितने एग्जिट साबित होंगे देखने वाली बात है। 2020 में पलट गए थे, बिल्कुल 2020 में पलट गए थे। और ये बिहार है, ये बिहार है जहां सत्ता की हर ईंट पर राजनीति की नई कहानी लिखी होती है और कब किसी का खेला बिगड़ जाए और कब किसका बोलबाला हो जाए, ये कहना बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
9% ज्यादा मतदान हुआ है पिछले साल से। और बिहार के इतिहास की बात करें, बिहार के मतदान इतिहास की बात करें, तो जब भी 5% से ज्यादा मतदान होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन क्या इस बार ये जो इतिहास है ये फिर से दोहराएगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी या फिर से नीतीश कुमार का कमबैक होगा? कुछ भी कहना जया, हमें लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगा। हमें बस इंतजार है तो रुझानों का और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसका। निश्चित तौर पर, और एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। ये एनडीए के लिए बल्ले बल्ले वाली खबर है। शुरुआती रुझान एनडीए के पक्ष में बहुमत मिल चुका है। एनडीए को 100 का आंकड़ा तो अब से थोड़ी देर पहले पार कर लिया था, लेकिन शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 122 सीटें। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कॉन्फिडेंस तो था ही। नीतीश कुमार को भी हमने सुना, कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा। और देखिए बैनर भी लगे थे जया, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही दर्शकों को दिखाए थे कि टाइगर अभी जिंदा है। इस तरह के बैनर बिहार में हमें नजर आए थे जगह जगह। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपनी ओर से दावा तो किया था कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन किसके दावे यहाँ पर पास होते हैं और किसके दावे फेल होते हैं, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है और किसे आत्ममंथन करना होता है, ये तो स्पष्ट होगा। लेकिन ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए को पूरी तरह से बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। रवि वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सबसे पहले संदीप जी, इस रुझान को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल में भी एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही थी। रुझान की बात करें तो शुरुआती रुझान भी एनडीए के पक्ष में है। देखिए, अभी मानिए कि रुझान तो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा क्योंकि डाक मतपत्र की गिनती चल रही है। जब ईवीएम खुलेगी तो सारी तस्वीर सामने आएगी। जैसा आप लोग भी पहले कह रही थी कि उलटफेर बहुत होते हैं, तो अभी हमें पल पल की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। एक एक विधानसभा में कितने वोट का अंतर है, कितने ज्यादा बढ़त है, क्योंकि अभी शुरुआती होती है वो कुछ 100 वोट की बढ़त होती है, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होती है। इसलिए हमें ईवीएम का इंतजार करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल जो आए थे उनमें बड़ी संख्या ने एनडीए की सरकार बनने की बात कही है। ये जया जी मैं आपसे कहूं या अस्मिता जी की ये जो चुनाव है इसमें अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसी की दाव पर लगी है तो वो एग्जिट पोल की लगी हुई है। बिल्कुल। क्या वाकई में एग्जिट पोल सही होंगे? क्योंकि और अगर सही होते हैं तो बात ठीक है, और अगर सही नहीं होते हैं तो राजनीतिक दल जिस तरह की बात कहते हैं कि ये भरोसे के काबिल नहीं बचे, तो वो एक मोहर भी लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वाले चुनाव राजनीतिक दलों के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही जो कंपनी एग्जिट पोल का काम करती हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहने वाली है, कितना असर डालने वाले हैं, इसका भी हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे। बीजेपी से गुंजन चौकसी जी भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हमें बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों को बधाई, लेकिन संदीप जी एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, बिहार का इतिहास रहा है कि वोटिंग अगर घटी या बढ़ी तो फिर सत्ताधारी दल इधर उधर हो जाता है। अब ये 10%, 11% का जो इजाफा है, ये एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर हम देखें या प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर हम देखें, क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए, आमतौर पर ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा होता है तो सत्ता बदलने की संभावना या आशंका दिखने लगती है। लेकिन जिस तरह से इस बार का चुनाव हुआ है जय जी, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया इस बार। इस बार का चुनाव 10,000 महिलाओं के खाते में बनाम रोजगार। जी। तो बिहार के लोगों को मुझे लगता है कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है इसके पीछे बड़ा कारण दोनों मुद्दे हैं। महिलाएं भरपूर निकली हैं, M5 फैक्टर, महिलाएं और युवा। ये बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में, और प्रतिशत जो बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है। और जैसा विपक्षी दल है एकजुट होकर राजद और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है, वहां बीजेपी और जदयू ने बेहतर चुनाव लड़ा है। तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी वोटर को बाहर निकालने की कोशिश की है। वोटर तो बाहर आया है, कार्यकर्ता ने भी वो पहल की है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रतिशत जो बढ़ा है मुद्दों के कारण और पार्टी की सक्रियता के कारण बढ़ा है। ठीक है रवि वर्मा जी, एग्जिट पोल पर तो हालांकि आप विश्वास नहीं करेंगे, 2020 में भी बहुत उलटफेर दिखाई दिया था। शुभकामनाएं आपको भी। और बिहार जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के वादों पर, तेजस्वी के प्रण पर
बिहार की जनता ने भरोसा किया होगा? निश्चित तौर पर जया जी, हाँ, हम सब भी इस डिस्कस में यही आशा उम्मीद कर रहे हैं और बिहार भी इसी उम्मीद के साथ एक बड़े मतदान की स्वच्छ मतदान और अच्छे मतदान के साथ उसने अपने बिहार को चुना है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरीके से ही जंगल राज था, किस तरीके से चीनी मिल के नाम पर रोजगार देंगे और तमाम तरह के वादे बिहार के लोगों से किए। ना वो चीनी मिल लगी, ना 2 करोड़ लोग जो बिहार के लोग 2 करोड़ में से रोजगार पा पाए, ना वहाँ काले धन का हिस्सा जा पाया। तमाम तरह की कमियां थी, तमाम तरह के गड़बड़ घोटाले थे। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से वादों के नाम पर फिसड्डी साबित हुई है। युवाओं ने रोजगार की ओर देखा है, माता बहनों ने देखा है कि किस तरीके से वहाँ क्राइम कैपिटल महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार में नंबर 1 बिहार बना। और अंतिम समय में केवल 10,000 की लालच देकर अगर सोचते हैं नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी कि हम वोट हासिल कर लेंगे, तो ये बिहार है और बिहार इस बार इनको निश्चित तौर पर सबक सिखाएगा। ठीक है, गुंजन सक्सेना जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो आप भी, और देखिए शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि बढ़त एनडीए की ही है, लेकिन महागठबंधन का भी ये कहना है कि रुकिए, जरा सब्र कीजिए, हो सकता है कि 12 बजे तक उलटफेर हो जाए। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, और आज हम एक महापर्व की ओर बढ़े हुए हैं, तो इस सभी को शुभकामनाएं। देश हमारा जो भारत है, इसका जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, ये हमारे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया अगर है तो हमारे भारत देश की है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ही ये चुनाव हुआ है। हमारे देश की जनता की बात करूं और अगर बिहार की बात करूं, तो हमारे देश की जनता और बिहार की जनता विकास के साथ है, भारत के संस्कार के साथ है, संस्कृति के साथ है, सनातन धर्म के साथ है, एकता और अखंडता के साथ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ है। और अगर ये किसी ने किया है इस पूरे देश में, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आप देखिए, जिस तरीके के जो रुझान है, ये एनडीए की तरफ इसीलिए है क्योंकि एनडीए की जब सरकार बनी है, तो ये सरकार ने एक चीज बहुत सार्वजनिक रूप में एक चीज रखी है कि अगर हमारा पूरा देश में 4 जातियों का अगर उत्थान होता है, कल्याण होता है, अगर महिलाएं सशक्त होती हैं, गरीबों का कल्याण होता है, किसानों का कल्याण होता है और युवाओं का उत्थान होता है, तो विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना आपने और हम सब ने की है, राम राज की परिकल्पना आपने और हम सब ने की है, उसे अब कोई पीछे नहीं कर सकता। और इसीलिए आपने देखा होगा जब वोटिंग में किस तरह महिलाओं ने, किस तरह युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जो 9% की बढ़ोतरी हमें पिछली बार से वोटिंग में दिखा है, वो इसका आकलन कर सकते हैं आप और हम सब कि किस तरह महिलाएं और युवाएं। बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तब तक सरकार बाहर हुई है, तख्ता पलट हुआ है, तो उस एंगल से भी तो हम इसे देख सकते हैं ना। देखिए, जो एग्जिट पोल है, अगर उसको भी मैं देखूं और जिस तरह आज जो रुझान सुबह से आ रहा है, अगर उसको भी हम देखें, तो ये आप और हम कोई भी इस बात को नहीं झुटला सकता कि बिहार की जनता ने चुना है विकास का हाथ, और विकास अगर किसी ने किया है इस पूरे देश में, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज जिस तरीके से बहुमत के साथ दिख रहे हमें एनडीए की सरकार, वो आप और हम पहले से शायद एनडीए को बहुत बहुत बधाई दे सकते हैं। और बिहार की लेकिन जनता पूरे को चुनाव में शुभकामनाएं महागठबंधन की ओर से तो बीजेपी पर, एनडीए पर यही आरोप लगते रहे कि बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर 2025 में जनता को भरोसा करना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप एनडीए के नेताओं पर लगाए जाते रहे। बेरोजगार का मुद्दा जो है वो आज भी बिहार में दिखाई देता है। पलायन सबसे बड़ी समस्या, और इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। देखिए, कितने वादे करते हैं और कितना उन वादों को ये पूरा करते हैं, ये आपने और हम सब ने देखा है। किस तरह जंगल राज था इनके में, ये आप सबने देखा है। किस तरह गुंडा राज था, वो आपने और हम सब ने देखा है। लेकिन जिस तरह अभी राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता की अगर मैं बात कर लूं, वोट चोरी जैसे एक तथ्यहीन और सत्यहीन बात से जिस तरह उन्होंने जनता को बिहार की बरगलाने की कोशिश की, वहां नफरत फैलाने की कोशिश की, वो पूर्ण रूप से फेलियर साबित
साबित हुई है। बिहार की जनता जानती है, जिस तरह SIR का जो एक प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह हमने एक राष्ट्रीय भारतीय नागरिकता पे मोहर लगाने का जो काम किया है, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी जी और उनके दलों ने किस तरह कोशिश की है कि जनता के बीच नफरत फैलाएं, जनता इसका के जवाब बीच लेते रवि वर्मा जी, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, आपको लगता है कि उसके माध्यम से आप बिहार के मतदाताओं के मन में पहुंच गए होंगे? जय जी, सूप तो सूप चलनी भी बोल रही है, जिसमें 72 छेद। देश के प्रधानमंत्री उसी बिहार में सबसे बड़े दुनिया के झूठे व्यक्ति साबित हुए हैं, जहां वो कहते थे कि मैं उसी चीनी मिल की चाय और शक्कर से चाय पीऊंगा। क्या वो शुगर मिल बनी? क्या बिहार के लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। तो गुंजन चौकसी जी, उनके नेता कितने बड़े झूठे हैं, बिहार की जनता ने देखा है। और बिहार की चाय को कड़वी करने के प्रयास करने वालों के मंसूबे हमेशा औंधे मुंह गिरे हैं। और बिहार की जनता ये बता देगी कि अब और बिहार की चाय में जहर घोलने नहीं दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो बिल्कुल साफ प्रमाणों के आधार पर है, और वो डेटा खुद निर्वाचन आयोग का है। अगर वो कह रहे हैं कि इस विधानसभा में इस घर में इतने वोट हैं, तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने उसको उजागर किया है। क्यों जवाब नहीं दे पाए ज्ञानेश कुमार जी? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आके बचाव करते हैं? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में परोड़े उठती हैं? अगर आरोप तथ्यहीन थे, गलत थे, जेल में डाल देते। डेटा क्यों आखिर फिर सर्वर साइट बंद कर दी जाती है? वही डेटा है जो ज्ञानेश कुमार जी के लगातार उजागर हुए बिहार में। मैं आज अभी ये बात कहूंगा तो निश्चित तौर पर आप सबने देखा कि राकेश सिन्हा कौन है, इनके पूर्व सांसद हैं, 2-2 जगह वोट कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो 3-3 राज्यों में वोट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, निश्चित तौर पर ये पहले से ही भारतीय, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। देखिए, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वोटिंग ने बता दिया है। कि कैसे एक व्यक्ति 3-3, 4-4 राज्यों में, क्या कल्पना कर सकती है जया जी, आप 4 राज्यों में मतदान करने जाती हैं? नहीं जाते होंगे, मैं भी नहीं जाता हूं, संदीप भैया भी नहीं जाते होंगे। तो निश्चित तौर पर उन्हें भी जवाब दिया, वो तो कह चुके हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। इस मामले में ये हमारा सवाल, हम कोर्ट नहीं, इस विषय में हमारा तो निर्वाचन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप फिर भी इस तरह के सवाल उठाएंगे? हमारे सवाल एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत के लिए है, और हम ये चाहते हैं कि स्वच्छ प्रक्रिया के तहत देश का निर्वाचन हो, देश के चुनाव हो, ना कि वोट चोरों की तरह चोरी के रास्ते से सत्ता हथियाई जाए। एक खड़े हैं, लेकिन शपथ पत्र में देने से क्यों घबराते हैं राहुल गांधी जी? इसका जवाब है आपके पास। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि इसमें एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। खाता ना वही जो गुंजन चौकसी जी कहे वही सही। शांत रहिए। अब आपकी इस लप्पाजी भरी बातों को बिहार ठीक है सर, वोट चोरी का अलग मुद्दा हो जाता है, और अभी हम जो रुझान आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। संदीप जी, आपके पास आऊंगी। संदीप जी, इस बार ये देखना जरूरी नहीं होगा कि कौन जीता है, बल्कि ये देखना खास होगा कि जनता ने किसे चुना है। क्या जनता ने बदलाव चुना है? क्या बिहार की जनता बदलाव चाहती है, या बिहार की जनता पहले ही वाला पैटर्न चाहती है? क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी एक छवि बनाई है साफ सुथरे नेता के तौर पर, तो क्या जनता उन्हें चुनेगी, या जनता चाहेगी कि बदलाव हो, बिहार में नई चीजें आए? सर, इसमें एक और चीज ऐड करूंगी। साफ सुथरी छवि नीतीश कुमार की, लेकिन और भी बहुत सी चीजें उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। उनके स्वास्थ्य का मुद्दा, उनकी बातें तमाम तरह की। तो क्या ये दिखाई देगा इसका असर? देखिए, 2 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं। राजनेता के मंच पर दिखने से उतना असर नहीं पड़ता जितना उसकी कार्यशैली का पड़ता है। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े आरोपों से नहीं घिरे, एक चीज ये थी। दूसरा ये कहा जा रहा, मेरी जो वहां के जर्नलिस्टों से बात हुई है कि इस चुनाव में जो मुद्दे रहे, एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का जैसा चुनाव हम लोगों ने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति के चलते योगी चुनाव जीते थे, वहां तमाम मुद्दे थे। बिहार में भी ये बात आ रही है कि पहले की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है जी। कुछ जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की अधोसंरचना से, वो बेहतर हुई हैं, जिनकी चर्चा कम हुई है, चाहे कांग्रेस हो या सत्ताधारी दल हो। तो ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं युवा जोड़ी बनाम बुजुर्ग जोड़ी के बीच लड़ा गया है। एक अनुभवी राजनेता एक तरफ थे जनता दल और बीजेपी के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ युवाओं की जोड़ी थी तेजस्वी और राहुल गांधी की। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला है, और ये शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं इनमें बदलाव की संभावना बनी हुई है लगातार। आप सिर्फ तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं?
2020 में जिन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला, राजनीतिक दल को संभाला, और उसके बाद इन 5 सालों में आप तेजस्वी यादव को कितना उभरते हुए देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं, जो नीतीश कुमार से टक्कर ले रहे हैं। क्या राजनीति का एक नया उभरता हुआ चेहरा हम तेजस्वी यादव के रूप में देख रहे हैं बिहार में? जया जी, तेजस्वी ने 5 साल में अपने आप को बहुत बदला है। एक युवा नेता तो वो उभरे ही है, आक्रामक नेता के तौर पर भी जनता के सामने, क्योंकि जो छवि बिहार के लोगों की या उत्तर प्रदेश के लोगों की होती है कि उन्हें आक्रामक नेता चाहिए, तो तेजस्वी उस पर फिट बैठ रहे हैं वहां पे। और कारण यह भी है कि एक तो यूथ हैं, यादव हैं और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ सीधा खड़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाली राजनीति जो है, भले नीतीश कुमार जीते, जनता दल यू जीते, बीजेपी का गठबंधन जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन आने वाले समय का बिहार का एक बड़ा नेता इस चुनाव में उभर के आया और मुझे लगता है वो तेजस्वी यादव। और इसीलिए हम कह रहे हैं सर, क्योंकि ये चुनाव जो है इनका भविष्य तय करेगा कि आने वाले समय में भविष्य क्या होगा। गुंजन जी, आपके पास आऊंगी। सुशासन मॉडल की बात होती है मैम, सोचने वाली बात है और काफी दुख भी होता है ये कहते हुए कि सुशासन राज में अभी भी जो बेसिक मुद्दे हैं, जिसे हम कहें बेयर मिनिमम मुद्दे हैं, जो एक बेसिक नीड्स है, वो मुद्दे बन रहे हैं। अगर सुशासन का इतना मॉडल आपका प्रभावी हो ही रहा था, इतने सालों से आपकी सरकार थी, तो क्यों आज भी पलायन एक मुद्दा है? क्यों रोजगार देना एक मुद्दा है? महिलाएं इतनी पिछड़ रही है, जातिवाद को लेकर इतनी सारी बातें होती है, तो ये कैसा मॉडल है मैम? देखिए, आपने जो जितने भी ये बातें रखी, इसी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर, जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि अब हम महिलाओं को किस तरह स्वावलंबी बनाना है, किस तरह सशक्त बनाना है, किस तरह समृद्ध बनाना है, उसी दिशा में कदम उठ रहे हैं। वैसी ही योजनाएं आ रही हैं। किस तरह पलायन को अगर रोकना, अगर बिहार की बात करूं तो जिस तरह विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गरीब कल्याण की तरफ जितनी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि बिहार को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो बिहार के जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सिंह जी बिहार से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवाजी सिंह जी, क्या देख रहे हैं सर? एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और रुझानों में भी एनडीए को फिलहाल बहुमत दिखाई दे रहा है, हालांकि ईवीएम की मतगणना भी बाकी है। किस तरह के समीकरण बनते इस बार आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी नहीं, निश्चित रूप से अभी भी जो स्थिति जो है वो ईवीएम की अब काउंटिंग जो है वो भी अब उससे भी अब शुरू हो गया है, और उसमें भी बीजेपी जो है वो आगे, फर्स्ट राउंड में जो है अभी बीजेपी आगे है, और बीजेपी और जेडीयू जो है वो बहुत काफी आगे है। और स्थिति जो है वो जमीन पे भी जो हम लोगों ने देखा है वो उस पे एनडीए की स्थिति ज्यादा मजबूत दिख रही है इस बार, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लाभ जो हो रहा है इस बार वो दिख रहा है रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग की पार्टी जो है लोजपा, उसके जुड़ने से जो पिछले बार जो 2020 में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो रही है, और जेडीयू को लाभ ज्यादा हो रहा है। इस लाभ के कारण जो है एनडीए की स्थिति जो है इस बार बिहार में मजबूत दिख रही है। यानी कि सर, पिछले चुनाव में क्योंकि एलजेपी ने काफी नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, तो इस बार क्योंकि अभी एनडीए के साथ है तो इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। और ये जो अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये किसके पक्ष में सर हम मान सकते हैं जा सकता है अगर एनडीए आगे बढ़ती है? तो वो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा दिख रहा है बहुत, अगर आप देखिएगा कि वो उसका ज्यादा प्रभाव मुझे जो दिख रहा है वो एसआईआर के कारण जो वोट कटे हैं और उसके कारण जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज जो है वो एक्चुअल जो वोट परसेंटेज आप देखिएगा कि 2 से 2.5% ही बढ़ा है। तो 2-2.5% जो है वो हर पिछले कई चुनावों से, जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोगों को प्रचार वगैरह जागरूकता के कारण जो है वो पोलिंग जो है 2-2.5% 1% तो बढ़ता है, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो उसमें महिलाओं का जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महिलाओं ने किस तरह से चुनावी समीकरणों को ही पलट दिया और महिलाएं ही गेम चेंजर साबित हुई, तो ऐसा क्या पैटर्न हम बिहार में भी देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिहार में भी वो, क्योंकि अभी तक जो है पहले जो है आप 2010 के पहले बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है बहुत कम रहता था, मगर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं को सरकार ने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम के जरिए और जागरूकता बढ़ी
और उसके कारण जो है अब महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और धीरे धीरे जो उसके कारण जो है अब महिलाओं के हाथ में जो है वो सत्ता की चाबी आ गई है। अब जो है वो महिलाएं अब होम बेकर से किंग बेकर बन गई है बिहार में जी। तो वो स्थिति जो है अब दिख रहा है कि अब जिधर महिलाएं और इसको लुभाने के लिए हर पार्टियां जो हैं वो अब महिलाओं को लेकर के सही बात है सर, राजनीतिक दल समझ रहे हैं सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। सर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। शरद जी, ओवर टू यू। जया, जिस तरह का परिदृश्य दिख रहा है उसमें एक चीज बहुत साफ हो गई है। मैं शिवाजी जी से ये जरूर जानना चाहूंगा कि बाकी संदीप पौराणिक जी भी हैं, उनसे भी मैं जब उनका भी कमेंट बाद में हम जरूर सुनना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है उसने काफी निराश किया है और एक गठबंधन के सहयोग दल के तौर पर कांग्रेस अपने मुख्य जो एलाइज हैं जिनके साथ वो चुनाव लड़ती है और जिनको उससे मदद की अपेक्षा होती है, जिस तरह बात करें नीतीश जी की पार्टी की, तो उसने जिस तरह का एक सपोर्ट किया है बीजेपी को, और ये साफ है कि वहां पर नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना संभव है। कांग्रेस जिस तरह का प्रदर्शन उसका पिछला था, अभी तक के रुझानों से ऐसा लगता है कि क्या वो उसके आसपास भी पहुंच पाएगी या पहले ही रुक जाएगी। शिवाजी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन मुख्य जो दल हैं काफी निराश होगी अगर आरजेडी की बात करें कि कांग्रेस ने जरा भी सपोर्ट उसको नहीं किया वहां। नहीं तो ऐसा नहीं है, ये मुकाबला एक नजदीकी मुकाबले में भी बदल जाता अगर आज रुझानों में कम से कम 25 सीट पर कांग्रेस आगे होती। जी निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति जो है वो पिछले चुनाव से भी इस बार जो है वो खराब दिख रही है और ऐसा सिर्फ अभी रुझान से ही नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोगों से जब कांग्रेस के नेताओं से बात होती थी तो कांग्रेस के खुद नेता भी जो है बिहार के जो चुनाव प्रचार में लगे हैं या जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो भी मान रहे थे कि इस बार जो है वो सीट पर लोग 15 सीट क्रॉस करना मुश्किल होगा और पिछली बार जो है इनकी सीट 19 सीट थी। तो वो इन लोगों को ये इसका एहसास हो गया था कि ये जो है वो इस बार जो है सीट जो है हमारी पिछली बार से भी कम होगी। मगर अब वो इसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रचार किया एसआईआर को लेकर के मुद्दा पर और जिन जिन विषयों को उठा रहे हैं, इनका वोट जो पहले जो कांग्रेस को बिहार में जो सवर्ण में और दलितों का इनका वोट बैंक रहा था, तो वो अब जो है वो धीरे धीरे बीजेपी की ओर खिसक गया है। और अगर देखेंगे तो आप बीजेपी राजद के साथ जाने से इनका जो है वो बहुत वोट जो है वो आरजेडी का वोट जो है वो यादव और मुस्लिम का वोट जो केवल वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, बाकी वोट जो है उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते स्थिति इनकी कमजोर होती जा रही है बिहार में। और बिहार में कोई उस तरह का कांग्रेस का कोई लीडर भी नहीं है जो सबको साथ लेकर के चल सके। जिस राजेश राम को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपनी सीट पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। शुरुआती दौर में वो पीछे चल रहे थे, अब जो है वो थोड़ी सी मदद हाइपोथेटिकल मेरा सवाल है आपसे, थोड़ा सा भविष्य में झांकता हुआ सवाल है। इन परिस्थितियों में अब आगे जाकर अगर हम ये माने कि ये रुझान बिल्कुल इसी तरह से नतीजों में तब्दील होंगे तो सरकार बनना बहुत अच्छे ढंग से तय है एनडीए की, और इसी के साथ एक बेचैनी शुरू होगी आरजेडी में, क्योंकि तेजस्वी के पास अभी वक्त जरूर है लेकिन बिहार का जिस तरह का इक्वेशन है और उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी मल्टी पार्टी प्रेजेंस है, उसके चलते तेजस्वी और आरजेडी दोनों बेचैन होंगे कि अगर एक विश्वसनीय गठबंधन का घटक दल नहीं मिला तो वो कैसे सत्ता में लौटेंगे। क्या आगे आप कुछ परिवर्तन देखते हैं कि आरजेडी का मन कुछ बदल सकता है भविष्य में? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको लगता है कि आरजेडी भी बीजेपी के नजदीक आ सकती है एनडीए के? आरजेडी तो एक यहाँ अपनी एक ताकत है जिसकी वो तो उनका वोट बैंक जो है वो यादव और मुसलमान उनके साथ रहते हैं, और मुसलमान इसलिए वो है, वो भी आप देखेंगे कि अगर आरजेडी का जो वोट है वो एक तरह से वो अभी एक जाति विशेष की पार्टी के रूप में यहाँ पे काम मतलब एक छवि बन चुकी है।
और ये जबकि तेजस्वी ये बार बार कोशिश करते हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, और ये वो इसके कारण जो है वो मुसलमान उनके साथ इसलिए सिर्फ जुड़ जाता है कि वो बीजेपी को हराने वाली पार्टी के साथ वो जुड़ जाते हैं। जब तक A to Z की पार्टी, जैसे इन लोगों ने कुछ और जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को इन लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में जोड़ करके, जिसके मगर उसका भी बहुत प्रभाव आप देखेंगे कि अगर वो एक कुशवाहा जाति जो करीब 5-6% बिहार में उनका वोट है, उसको इन लोगों ने अपने साथ रखा, जिसके कारण कुछ लाभ हुआ था, मिला था, कुछ सीट पे बीजेपी को नुकसान हो गया था। मगर अगर जब तक ये बीजेपी आरजेडी जो है वो और कांग्रेस जो है वो ये साबित है, ये अपने आप को जब तक सब एक मजबूत चेहरे के साथ नहीं लड़ेगी तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं दिख रहा है बिहार में, तो एक बड़ा संकट है। और ये अगर आरजेडी जो है वो अगर आगे की बात करें तो अगर सीट जो है आरजेडी का महागठबंधन का कम होता है तो कांग्रेस के साथ रहना, ऐसे भी देखिए सीट के बंटवारे के समय में दोनों के बीच में सीट को लेकर के काफी खींचतान हुआ, और जिसमें ये कांग्रेस जो है वो 70 सीट पे लड़ना चाहती थी, पर आरजेडी ने कड़ा रुख अपनाया और जिसके कारण फिर अंत में 60 सीट पे जाकर के समझौता हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल कांग्रेस और इसके लिए बड़ा मुश्किल है अभी वो जी 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 बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी हम विश्लेषण के लिए आपसे बात करते रहेंगे। मैं संदीप जी से एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा जय, आपकी अनुमति से। और वो सवाल ये है कि संदीप जी, क्या आपको लगता है कि पहले उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी थी, उनके तिलस्म को बीजेपी ध्वस्त करती है, और अब बिहार में भी उसी तरह का एक प्रदर्शन करते हुए एनडीए बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि अब उत्तर और मध्य भारत में 70 और 80 के दशक की उसी स्थिति को बीजेपी प्राप्त कर रही है जिसको एक समय कांग्रेस ने हासिल किया था? जी शरद जी, बीजेपी का दायरा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बात सही है, वोट प्रतिशत भी उनकी, लेकिन राजनीतिक जो रणनीति वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश में बीजेपी और कांग्रेस ही ऐसे दल हैं जो पूरे देश में हैं, तो बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस को वो कमजोर करे, और कांग्रेस जिन एलाइज के साथ जा रही है, जिन भी दलों के साथ जा रही है, उनके साथ दूसरे पायदान पर रहती है कांग्रेस। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से वो नीचे जाके समझौता करती है, यहाँ बिहार में भी वही स्थिति। तो मुझे लगता है जो देशव्यापी दल है कांग्रेस, उसको बीजेपी ने कमजोर करने की बेहतर रणनीति बनाई है, और यही कारण है कि अब बीजेपी का विस्तार उन राज्यों में भी तेजी से हो रहा है जहां वो अपने घटक दल के साथ पीछे रहते थे। आज इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी जदयू से आगे निकल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और बीजेपी चुन भी उन नेताओं को रही है जिनमें संभावनाएं हैं, और कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी चिंतन, अपनी धारा, अपनी सोच के चलते जिन राजनीतिक दलों को चुन रही है वो इस समय थोड़ा हाशिए पे खिसकते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या तेजस्वी हों। ये भविष्य के चेहरे हमेशा बने रहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी। बहुत धन्यवाद जया, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर विश्लेषण करने के लिए, लेकिन लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। रवि वर्मा जी, ये जो चर्चा हुई है इसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीती थी, नुकसान बहुत पहुंचाया था सहयोगी पार्टी को, और इस बार आप 61 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर आप? जय जी, देखिए ये शुरुआती रुझान है, और पैनल में जो चर्चा का आकलन है वो उनका अपना एक विशेष आकलन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, वो एक पूरी बयान स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है देश में और बिहार में कि जो सब वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, डबल इंजन के, ट्रिपल इंजन के, वो सब वादे और सारे दावे झूठे साबित होंगे। आप देखेंगे शने शने जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी परिणाम बदलते जाएंगे। ये उनका, शरद जी का और बिहार से जुड़े जो हमारे साथी, उनका आकलन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे परिणाम बहुत। आपके 61 कैंडिडेट इस बार 2025 में हम मैदान में देख रहे हैं, आप मुझे एक आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने कैंडिडेट जीत कर आ सकते हैं?
अब 20 में 70 से डायरेक्ट 19 आए थे सर। इस बार कितनी उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस वो पिछले प्रदर्शन, देखिए हर पार्टी का पिछला प्रदर्शन एक अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज लड़ी है, जिन मुद्दों को लेकर लड़ी है, बिहार को जिन मुद्दों पर उसकी आवाज उठाने की आवश्यकता थी, उस आवाज को कांग्रेस पार्टी ने और नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो मुद्दे थे वो तैयार किए हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी ने एक फेल्योर व्यवस्था, एक जंगल राज डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और आप फिगर निश्चित तौर पर देखेंगे कि किस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी के साथ एक बड़े अलायंस के साथ सरकार बनाएगी। शुभकामनाएं सर, और हम भी यही चाहते हैं, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, स्थिर विपक्ष होना चाहिए बिहार में। गुंजन जी आपके पास आऊंगी। गुंजन जी, पलायन भी एक बड़ा मुद्दा रहा और इस बार जिस तरह से, चलिए इस बीच एक बड़ा अपडेट फिर आऊंगी मैम आपके पास। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, मोकामा में पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही। तो देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर यानी थर्ड स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर उभर रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बीजेपी टॉप पर चल रही है। क्या बिहार में इस बार तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, एक सीट का अंतर था हालांकि बीजेपी और आरजेडी के बीच में, लेकिन इस बार आरजेडी रुझानों में तीसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस जेडीयू दूसरे नंबर पर और बीजेपी टॉप पर। मोकामा में पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अनंत सिंह यहां से लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। यह बड़ी खबर है अपने आप में। मोकामा की सीट यहां से चर्चाओं में रही है बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दुलार चंद की हत्या के मामले को लेकर। तो क्या इस बार मोकामा में कुछ परिवर्तन दिखाई दे सकता है? बाहुबली अनंत सिंह जो चुनावी मैदान में है, वो क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अनंत सिंह और आरजेडी से यहाँ पर वीणा सिंह चुनावी मैदान में उतरी हुई है। संदीप जी आपसे समझूंगी, क्या बीजेपी लीडर पार्टी के तौर पर हमें आने वाले समय में नजर आएगी? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है उसमें ये तो नजर आ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी फिलहाल बीजेपी ही है। अभी शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पिछले चुनाव में जहां राजद आगे थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इस बार बीजेपी बन रही है। उसका बड़ा कारण है कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह प्रधानमंत्री के हाथ में रही। प्रधानमंत्री ने वहां ऐसे प्रचार किया जैसे स्थानीय नेता प्रचार करते हैं और मुझे लगता है कि उनकी बातों पर शायद वहां के लोगों ने ज्यादा भरोसा किया है। यही कारण है कि बीजेपी को ज्यादा लीड मिल रही है। सर मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कांग्रेस के मंच से अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। और बिहार विधानसभा चुनाव में हमने प्रचार के दौरान देखा जब कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका जिक्र भी खुद पीएम मोदी ने चुनावी मंच से किया था। तो क्या ये कोई फायदा पहुंचा सकता है? एक जो सहानुभूति वोट हम जिसे कहते हैं, क्या वो मिल सकता है बीजेपी को? देखिए चुनाव को बीजेपी एक बेहतर रणनीति से लड़ती है और वो जो भी मुद्दा उसे मिलता है उसे भुनाने में चूकती नहीं है। मंच की जो बात आई थी वो क्या सही थी क्या गलत थी वो तो एक अलग मसला है, लेकिन उस मुद्दे को बीजेपी ने जनता के बीच इस तरह से वो ले गए कि वो जनभावना, उसे भाई किसी की मां को लेके बात कही गई है तो ये भारत देश है जहां लोग भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं और वोट भी कर जाते हैं। कई बार वो बड़ी समस्या को छोड़ के भावनात्मक तौर पर वोट कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उस बात का लाभ मिला और बीजेपी की खूबी है कि चुनाव में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सारे आपको प्रयोग करने पड़ते हैं, जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है और बीजेपी उस मामले में पीछे नहीं रहती। बिल्कुल पीछे नहीं रहती और लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी आगे है, लेकिन क्या कुछ एग्जैक्ट पोल होता है ये तो थोड़ी ही देर में हमें पता चलेगा। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार चर्चा करते रहेंगे। राजनीतिक मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी और ऐसे ही आज दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे, चुनाव से जुड़े रुझान आप तक पहुंचाते रहेंगे। बंसल न्यूज पर पल पल के सटीक अपडेट, सटीक रुझान सबसे पहले।